हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज है हमारा रैपिड फायर राउंड और आज के लेक्चर के अंदर हम लेक्चर नंबर 3, लेक्चर नंबर 4, लेक्चर नंबर 5 के बेस्ड पर बेस्ट क्वेश्चंस ऑफ जेईई मेंस एंड जेईई एडवांस डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें कौन से टॉपिक इंक्लूड होंगे। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस हमने पढ़ा था लेक्चर नंबर 3 के अंदर, ठीक है। फिर लेक्चर नंबर 4 में हमने जो है डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट पढ़ा था। फिर नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड बाय अ बॉडी को पढ़ा हमने, ठीक है, लेक्चर नंबर 5 में। फिर रेडिएशन प्रेशर, रेडिएशन फोर्स, तो ये सारे कॉन्सेप्ट के बेस पे जो है क्वेश्चंस आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको सिंपली इतना ही करना है कि पेन पेपर लेके बैठो, क्वेश्चंस पहले स्क्रीन पे आए तो पॉज करके ट्राई करो, उसके बाद रिज्यूम करके इसका जो है बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन देखो, ठीक है। तो इतने इन्फॉर्मेशन के साथ शुरू करते हैं अपना लेक्चर। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपना लेक्चर। फ्रेंड्स, अपना जो लेक्चर है वो 3 पार्ट में डिवाइड होगा, ठीक है। सबसे पहले पार्ट में हम डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के बेस पे क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद जो सेकंड पार्ट है उसके अंदर हम डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट के बेस पे लगभग 4-5 क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद हमारा जो थर्ड पार्ट आएगा उसके अंदर हम नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड एमिटेड बाय अ बॉडी और जो रेडिएशन प्रेशर और रेडिएशन फोर्स के बेस पे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से लेक्चर बाय लेक्चर अपना पार्ट डिवाइडेड होगा। तो पहले जो 6-7 क्वेश्चन होंगे वो जो है डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के बेस पे होंगे, मीन्स मैटर वेव्स पढ़ा था हमने, उसके बेस पे होंगे। तो सिंपली शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो देखो, पहला क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर आ चुका होगा, इसको पॉज करके ट्राई करो। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन इज डबली आयोनाइज्ड हीलियम आयन, ओके, sorry, an electron, a doubly ionized helium ion and a proton are having same kinetic energy, the relation between their de Broglie wavelength, ठीक है। मतलब काइनेटिक एनर्जी सेम दिया गया है और हमको डी ब्रोगली वेवलेंथ जो है हमको उसका रिलेशन निकालना है। हमारे पास हमको पता है कि हमारे पास फॉर्मूला क्या है डी ब्रोगली का, लैम्बडा इक्वल टू एच अपॉन पी, हमारे पास ये फॉर्मूला है। इसको हम इस तरह से भी लिखते हैं एच अपॉन एम वी, इसको हम इस तरह से भी लिखते हैं एच अपॉन अंडर रूट ऑफ, देखो मोमेंटम की जगह पर क्या लिख सकता हूँ मैं, 2m के ई, ये क्या होता है काइनेटिक एनर्जी, और इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट ऑफ 2m QV। अगर पोटेंशियल डिफरेंस दिया तो ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं हम, अगर काइनेटिक एनर्जी दिया तो ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं, मास ऑफ वेलोसिटी दिया तो ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं, ठीक है, और अगर राइट मोमेंटम दिया तो ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। लेकिन उसमें दिया क्या है, काइनेटिक एनर्जी सेम दिया गया है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम, ये वाला यूज़ करेंगे, ठीक है। इस फॉर्मूला यूज़ करके हम कंपेरिजन करेंगे। क्या बोला, 3 हमारे पास है, एक तो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और एक हमारे पास क्या है, हीलियम आयन है, ठीक है। डबली आयोनाइज्ड हीलियम आयन है, मतलब He+2 है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, हमारे पास प्रोटॉन भी है एक, ओके। हमको इन तीनों में काइनेटिक एनर्जी कंपैरिजन करना है। अब मान लेते हैं कि जो प्रोटॉन है उसका मास m है और उसके अंदर जो चार्ज है वो E होता है, ठीक है। इसका मास हमको जो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं, और हमको एक रिलेशन पता होता है कि जो मास ऑफ प्रोटॉन होता है वो ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, हमको ये पता है, ठीक है। 1831 ऐसा कुछ आता है, मास ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन 183 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। बस सिंपली मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो बहुत ही छोटा है, मास ऑफ प्रोटॉन उससे 2000 टाइम बड़ा होता है, ओके। और इसका जो चार्ज होता है, देखो He+2 है, इसका मास जो है कुछ भी हो, He+2 मान लो इसका मास जो है 4m है, हीलियम आयन इसका मास 4m है, और इसका चार्ज कितना होगा, He+2, इसके अंदर 2e चार्ज होगा, क्लियर है। इस तरह से हम कंपेयर कर सकते हैं। तो अब देखो, तीनों को हमको कंपेयर करना है, तो लैम्बडा को हमको कंपेयर करना है, तो हम किस तरह से कंपेयर करेंगे, देखो इसमें h और 2 ये तो कांस्टेंट है, चेंज क्या करेगा, मास और काइनेटिक एनर्जी, मतलब सिंपली यहाँ पे इस तरह से कंपेयर करेंगे, अंडर रूट ऑफ m इंटू के ई, ठीक है, इस तरह से कंपेयर करेंगे। तो पहले का मास, तो इसका चार्ज तो ई होता है, क्लियर है। तो चार्ज देखो ध्यान से, इलेक्ट्रॉन के लिए कैसे लिख सकता हूँ मैं, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू चार्ज। उसके बाद प्रोटॉन के लिए कैसे लिख सकता हूँ मैं, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ प्रोटॉन का मास मान लो m है और चार्ज e है, क्लियर है। और तीसरा किसके लिए, इसके लिए कैसे लिख सकता हूँ मैं, 4m इंटू चार्ज 2e। तो ध्यान से देखोगे कि जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो तो सबसे छोटा है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, सबसे छोटा है। तो डिनोमिनेटर जितना छोटा होगा, देखो डिनोमिनेटर जितना छोटा होगा उतना न्यूमरेटर बड़ा आएगा, ठीक है। अब ये तो सबसे छोटा है, इन चारों से छोटा है, मतलब इन चारों से छोटा है। देखो ये तो बड़ा आ रहा है डिनोमिनेटर, मतलब कि ओवरऑल अपना आंसर छोटा आएगा, ये अपना आंसर सबसे बड़ा आएगा। मतलब वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन तो सबसे ज़्यादा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि इसका मास कम है। अब कंपेयर करना इन दोनों में, कंपेयर करना इन दोनों में। ध्यान देखो कि ये क्वांटिटी बड़ी आ रही है, देखो 4 2 8 है, ये नीचे बड़ा क्वांटिटी है, इसका मतलब इसका वेवलेंथ छोटा आएगा क्योंकि डिनोमिनेटर में है ना, डिनोमिनेटर बड़ा होगा, ओवरऑल आंसर छोटा आएगा। ये उससे छोटा है
लेकिन देखो ये डिनोमिनेटर छोटा है, मतलब ओवरऑल इसका आंसर बड़ा आएगा, मतलब प्रोटॉन जो है उसका ज़्यादा आएगा, ठीक है। लैम्बडा ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन लैम्बडा ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन लैम्बडा ऑफ He+2, इस तरह से आएगा, ठीक है। प्रोटॉन का ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू हीलियम। तो अपना कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसके अंदर? लैम्बडा ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड He+2, मतलब सी ऑप्शन अपना जो है वो करेक्ट होगा, ठीक है, सी ऑप्शन। अगर कभी कभी क्वेश्चन में पोटेंशियल डिफरेंस दें तो आपको इस फॉर्मूले से कंपेयर करना है, अगर सिर्फ वेलोसिटी दी हो, मास ऑफ वेलोसिटी, इस फॉर्मूले से कंपेयर करना है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 में भी करते थे, सेम उसी तरह से यहाँ पे R = mv/qb वही फॉर्मूला आता था, उसके अंदर से हम इस तरह से कंपेयर करते थे। चलो ठीक है, ये अपना पहला क्वेश्चन हो गया। अब करते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। ओके, तो देखो सेकंड क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर आ चुका होगा, पॉज करके एक बार ट्राई करो क्या क्वेश्चन है। सिंपल क्वेश्चन है, स्टार्टिंग में ये सिंपल क्वेश्चन लेंगे, जैसे जैसे लेक्चर बढ़ेगा थोड़ा क्वेश्चन का लेवल बढ़ाएंगे। ओके, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। तो देखो, अ पार्टिकल इज मूविंग 5 टाइम्स एज फास्ट एज इलेक्ट्रॉन, ठीक है। द रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द पार्टिकल टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज दिस। रेशियो हमको दिया है, किसका रेशियो दिया है? डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल अपॉन डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन का हमको रेशियो दिया है 1.878 इंटू 10⁻⁻⁴ ये दिया है हमको। अब पूछा क्या गया है? द मास ऑफ द पार्टिकल इज क्लोज टू, और हमको एक क्वेश्चन में दिया है द पार्टिकल इज मूविंग 5 टाइम्स स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब जो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है वो 5 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, हमको ये हिंट दिया गया है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया ये। अब लैम्बडा ऑफ पार्टिकल क्या होगा? H/m × v, H/m ऑफ पार्टिकल अपॉन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, और लैम्बडा ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा? लैम्बडा ऑफ इलेक्ट्रॉन H/√of मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। बस इन दोनों का हमको रेशियो दिया गया है, इन दोनों का हमको रेशियो दिया गया है। तो ध्यान से कैसे लिखूंगा मैं? देखो, H से S तो कैंसिल, ये वाला टर्म ऊपर आ जाएगा, ये टर्म नीचे आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा? इस तरफ लिखता हूँ मैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन मास ऑफ पार्टिकल इंटू वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू, देखो लैम्बडा इन दोनों का रेशियो हमको दिया है ना, क्या दिया है? 1.878 इंटू 10⁻⁴, और हमको एक चीज़ दिया है कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज 5 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूँ 5 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ से v और v कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो बस अब पूछा क्या गया है हमको? द मास ऑफ पार्टिकल, मतलब मास ऑफ पार्टिकल निकालना है, तो ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो मास ऑफ पार्टिकल क्या हो जाएगा? ध्यान से देखो कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? 9.1 इंटू 10⁻31 डिवाइड बाई 5 भी है, और इंटू 1.8 इंटू 10⁻⁴। तो अप्रॉक्सीमेटली इसको सॉल्व करो, आपका आंसर क्या आ जाएगा? देखो 9.1, देखो 18 × 5 = 90 होता है, ठीक है। मतलब कि ये जो टर्म है 1.878 है ना, 1.87 है, मतलब 1.87 को 5 सेकंड मल्टीप्लाई करूँ ना, 1.87 मल्टीप्लाई बाई 5 करूँ तो देखो कि ध्यान से ये टर्म जो है 91 से बड़ा आएगा, ठीक है, 9.1 से ज़्यादा आएगा। 5 7 35, 5 8 40, 43, 4 बचा, 5 1 5 4 9, देखो 9.3 आ रहा है। मतलब कि अगर 9.1 डिवाइड बाई 9.3 करूँ, 9.1 डिवाइड बाई 9.3, तो ओवरऑल ये जो आंसर है मतलब कि 0.9 के करीब आएगा, ठीक है। 1 से थोड़ा छोटा आएगा, देखो 1 से थोड़ा छोटा ये आंसर आएगा, मतलब इस तरह से कुछ आएगा, 0.9 के कुछ करीब आएगा, इंटू 10⁻⁻27 इंटू 10⁻⁻27। ओके, तो ध्यान से कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? तो अप्रॉक्सीमेटली देखो 9 के करीब आ रहा है ना, और हमारा ये वैल्यू कितनी आ रही है? 0.9 इंटू, अगर इसको 9 लिखूँ, अगर इसको 9 लिखूँ तो इंटू 10⁻28 हो जाएगा। तो 10⁻28 वाला फैक्टर आना चाहिए और 9 आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो अपना जो है डी ऑप्शन मैच कर रहा है, बी गलत है क्योंकि बी में -31 आ रहा है, तो बी तो वैसे ही गलत है। अब बचा रह गया अपना जो है डी ऑप्शन अपना मैच करेगा। सी ऑप्शन इसलिए मैच नहीं कर रहा है क्योंकि ये वैल्यू 1 से बड़ी नहीं है, ये वैल्यू 1 से बड़ी होती तब हमारा सी ऑप्शन मैच करता है। ओके, तो सी ऑप्शन नहीं गलत है। तो इस तरह सिंपल क्वेश्चन था, खाली हमको H/mv करके कंपेयर करना था। ओके, तो ऐसे बेसिक से क्वेश्चन आते रहते हैं, लेकिन आपको जो है उसी समय में फटाफट ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। अब क्या है, कुछ क्वेश्चन इसके अंदर कैलकुलेटिव भी आते हैं, तो उसको भी आपको सॉल्व करना होता है। लेकिन उसका क्या होता है कि आपको जो है क्वेश्चन, जब जे मेंस में हम सारे क्वेश्चंस करते हैं ना, उसको आपको फेज में डिवाइड कर लेना होता है कि पहले जो है हमको सारे इजी क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेने हैं, उसके बाद जो है कुछ मतलब मीडियम क्वेश्चन जो कि हमको आते हुए हैं वो मीडियम क्वेश्चंस, और लास्ट में ऐसे क्वेश्चन रखने हैं जो कि बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव हो। भले आपको आते हो लेकिन बहुत कैलकुलेटिव क्वेश्चन हो तो उसका आप लास्ट के लिए रख सकते हो, बिकॉज आपका टाइम चला जाएगा। अगर आंसर नहीं है तो आपको जितना टाइम आपने लगाया वो टाइम वेस्ट हो जाएगा। ओके, तो कैलकुलेटिव जो क्वेश्चन होते हैं उनको जो है लास्ट के लिए स्किप कर सकते हो।
देखो अब थर्ड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका होगा, इसको ट्राई करो। क्या दिया है? अज्यूमिंग द नाइट्रोजन मॉलिक्यूल इज मूविंग विथ आरएमएस वेलोसिटी एट 400 केल्विन, मतलब हमको टेम्परेचर दिया है कितना? 400 केल्विन। और क्या बोला है? डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल इज क्लोज टू, ठीक है, डी ब्रोगली वेवलेंथ पूछा है। अच्छा, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की बात की है, तो मैंने आपको जब बोला गैस मॉलिक्यूल्स की बात करें तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं हम? हमारे पास ये फॉर्मूला है कि देखो लैम्बडा इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट, हम ये लिखते हैं ना एच अपॉन 2m ke, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होता है? 3/2 kBt, 3/2 kBt। तो यहाँ पर अगर सब्स्टिट्यूट करें तो h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2m 2 कैपिटल M इंटू काइनेटिक एनर्जी जो कि आ जाएगा 3/2 kBt। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, तो लैम्बडा इक्वल टू आता है h अपॉन अंडर रूट ऑफ 3m kBt। ओके, यहाँ पे मैंने आपको एक और बात बताई थी कि ये जो m दिया होता है यहाँ पे, ये जो m दिया होता है, ये क्या होता है? मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, ठीक है। और मैंने आपको ये भी बताया कि क्वेश्चन में ज़्यादातर क्या दिया होता है? क्वेश्चन में ज़्यादातर मॉलिक्यूलर मास दिया होता है। तो अगर मॉलिक्यूलर मास दिया होता है तो हम क्या करते हैं कि जो मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू m डिवाइड बाय na करते हैं, ठीक है, समझोगे? मतलब कि यहाँ पे जो स्मॉल m की वैल्यू है इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं, जो स्मॉल m है ना, मास ऑफ, इसको यहाँ पे स्मॉल m से रिप्लेस कर दो, ये मास ऑफ मॉलिक्यूल जो है स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं हम। तो जो स्मॉल m है उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं m अपॉन एवोगाड्रो नंबर, ठीक है। ये कब यूज करते हैं? जब क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर मास दिया हो तो। लेकिन ध्यान से देखोगे इस क्वेश्चन के अंदर मॉलिक्यूलर मास नहीं दिया है हमको, इस क्वेश्चन के अंदर डायरेक्टली हमको नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल का वेट दिया है, मॉलिक्यूलर वेट नहीं दिया है, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल वेट दिया है, ठीक है, मतलब एक मॉलिक्यूल का वेट दिया है, एक मॉलिक्यूल का वेट हमको m की वैल्यू दी है, मतलब स्मॉल m की वैल्यू पहले से हमको दे दी है, तो हमको एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। एवोगाड्रो नंबर से कब डिवाइड करोगे? जब आपको मॉलिक्यूलर मास दिया हो, ठीक है, जैसे नाइट्रोजन का 28 दिया होता तो आप डिवाइड कर दे, लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली दे दिया है तो हमको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। 4.64 इंटू 10⁻26 kg दिया है, ओके। तो बस ये वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो सिंपली। अब यहाँ पे kb की वैल्यू क्या होगी? kb वैल्यू होगी 1.38 इंटू 10⁻23, और टेम्परेचर हमको दिया है 400 केल्विन, ठीक है। यहाँ पे केल्विन में ही रखना होता है तो कन्वर्ट करने की जरूरत भी नहीं है, टेम्परेचर 400 केल्विन दिया है, सब कुछ हमारे पास वैल्यू है। h की वैल्यू है हमारे पास 6.6 इंटू 10⁻26, तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे ना, अगर 6.626 इंटू 10⁻34 डिवाइड बाई 3 इंटू मास ऑफ मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? 4.64 इंटू 10⁻26। अब इसको एवोगाड्रो नंबर से मत डिवाइड करना, क्योंकि ये तो डायरेक्टली मास ऑफ मॉलिक्यूल ही दिया है हमको, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, ओके। और उसके बाद क्या जाएगा? kb इंटू डी, kb हो जाएगा 1.38 इंटू 10⁻23 -23 इंटू टेम्परेचर कितना हो जाएगा? 400। तो डायरेक्टली इसको सॉल्व करोगे ना तो आपको जो आंसर आएगा वो लैम्बडा इक्वल टू 0.24 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा, ठीक है, 0.24 एंगस्ट्रॉम। देखो ये क्वेश्चन कैलकुलेटिव है, मतलब कि इस क्वेश्चन में टाइम लगेगा। देखो आता सबको ये प्रोसेस करना, लेकिन इसमें टाइम बहुत लगेगा, तो इसको आप लास्ट के लिए रख सकते हो, जो आपके पास 5-10 मिनट टाइम हो, इसको आप आराम से जो है एक करके कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। इसको आराम से अंडर रूट लेके कैलकुलेट कर सकते हो, तो आपका ओवरऑल परफेक्ट आंसर आ जाएगा, बिकॉज सारे ऑप्शन जो है बहुत नज़दीक हैं, तो आपको उस तरह से अच्छे से सॉल्व करके लाना पड़ेगा इसको, ओके। चलो फिर इसको रफ कर देते हैं, इस तरह से इसको सॉल्व करना था। इसे मेरे को ये क्वेश्चन इसलिए लिया मैंने क्योंकि बताना था कि मास ऑफ मॉलिक्यूल दिया है कि मास ऑफ मॉलिक्यूलर वेट दिया, आपको ध्यान रखना है उसको, ठीक है। इसको यहाँ पे रफ कर देता हूँ। चलो एक एक क्वेश्चन के आपको अलग अलग कॉन्सेप्ट हम क्लियर कराएंगे। तो आप करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो कुछ अलग तरीके का क्वेश्चन करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, क्या बोला है? पार्टिकल ऑफ मास ma मूविंग अलोंग द x एक्सिस विद वेलोसिटी v0 कोलाइड्स इलास्टिकली विथ अनदर पार्टिकल v इस रेस्ट हैविंग मास mb इक्वल टू m/3। मतलब दो पार्टिकल्स है, ठीक है। एक का मास जो है क्या है, एक का मास है m/2 और एक का मास है m/3, ठीक है। ये रेस्ट पे, मतलब ये क्या है, ये रेस्ट पे, ये मूव नहीं कर रहा है, और ये जो मूव कर रहा है इसकी वेलोसिटी कितनी है, इसकी मूव कर रहा है, इसकी वेलोसिटी दी है हमको v0, क्लियर है, मूव कर रहा है। क्या बोल रहा है? कोलाइड्स इलास्टिक, मतलब यहाँ पे इलास्टिक कोलिजन हो रहा है। कौन सा कोलिजन हो रहा है? इलास्टिक कोलिजन।
तो आपको इलास्टिक कोलिजन के अगर पॉइंट्स बताओ तो इलास्टिक कोलिजन के अंदर हम मोमेंटम कंजर्वेशन और काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन दोनों लगा सकते हैं, ठीक है। सिर्फ इलास्टिक कोलिजन ऐसा होता है जिसके अंदर हम काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या है, हम मान के चलते हैं कि इलास्टिक कोलिजन के अंदर, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के अंदर कोई भी एनर्जी को लॉस नहीं हुआ है। क्लियर है? इस तरह से इक्वल टू यहाँ पे क्या हुआ, उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे उन लोगों ने बोला इफ बोथ पार्टिकल्स मूव अलोंग एक्स एक्सिस आफ्टर द कोलिजन। अब बोथ द पार्टिकल मूव्स अलोंग एक्स एक्सिस, मान लो अपना m/2 है, ये मान लो v1 स्पीड से मूव कर रहा है, और अपना जो m/3 है ये मान लो v2 स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक है। मतलब कितना उनका स्पीड होगा, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा कुछ नहीं, हम एक डायरेक्शन मान के चल रहे हैं इस तरह से कि दोनों एक्स एक्सिस के अलोंग मूव करने लगे। अब बोला क्या गया है, इफ बोथ पार्टिकल, हाँ ठीक है, क्या लिखा है, the de Broglie wavelength of lambda a is delta lambda, the change delta lambda in de Broglie wavelength of particle a in terms of lambda naught, ठीक है। मतलब change in delta lambda of particle a in terms of lambda naught, ठीक है। मतलब पार्टिकल ए का कितना चेंज हो रहा है डी ब्रोगली वेवलेंथ, वो हमको निकालना है इन टर्म्स ऑफ लैम्डा नॉट, ठीक है। लैम्डा नॉट क्या है, लैम्डा नॉट इज द, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा नॉट बिफोर कोलिजन, मतलब पहले इसका जो वेवलेंथ था वो लैम्डा नॉट था। क्लियर है? अब बाद में उसका वेवलेंथ कितना हो रहा है इन टर्म्स ऑफ लैम्डा नॉट हमको निकालना है। मतलब इसकी स्पीड जो v1 हो गई ना, ये पार्टिकल, ये पहला पार्टिकल यही तो है, इसकी स्पीड जो v1 हो गई है, तो मतलब हमको v1 निकालना है समझो, उसके बाद हम उसका जो है डी ब्रोगली वेवलेंथ निकाल लेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को किस तरह से हम करेंगे, तो इस क्वेश्चन करने का दो तरीका होता है। पहला तरीका क्या है कि आप जो है पहले मोमेंटम कंजर्वेशन लगाओ, पहले कौन सा कंजर्वेशन लगाओगे, मोमेंटम कंजर्वेशन, ओके। कॉन्सेप्ट सीख लो, एक कॉन्सेप्ट सीख लोगे उसके बाद आपके क्वेश्चन बनेंगे। फिर उसके बाद क्या लगाओगे आप, काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है। एक तो ये तरीका है, ओके, एक तो ये तरीका है, इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। देखो इस क्वेश्चन का आपको दो तरीके से सॉल्व कराता हूँ, ठीक है। पहला तरीका हम इस तरीके से ही सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम जो है शॉर्ट ट्रिक वाला जो फॉर्मूला है, शॉर्ट ट्रिक मतलब एक फॉर्मूला है उसको हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो मोमेंटम कंजर्वेशन क्या होगा, m/2 इंटू v0, ठीक है। देखो क्या लिखेंगे, मोमेंटम इनिशियल इक्वल टू मोमेंटम फाइनल, हम ये लिखेंगे। और क्या लिखूंगा मैं, m/2 इंटू v0 प्लस m/3 इंटू 0, देखो इसकी स्पीड तो 0 थी, इक्वल टू बाद में स्पीड हो रही है m/2 इंटू v1 प्लस m/3 इंटू v2, ठीक है। ये हमारा मोमेंटम कंजर्वेशन हो गया, इसके ऊपर से हमको एक रिलेशन मिलेगा। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन लगाऊं, काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन लगाऊं तो उसके ऊपर से हमको इक्वेशन क्या मिलेगा, देखो ध्यान से लिखूंगा तो हाफ इंटू m/2, देखो हाफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ठीक है। इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ mv², तो हाफ m/2 इंटू v0² प्लस इसकी तो 0 ही है क्योंकि इसकी स्पीड ही नहीं, तो 0 होगा। इसकी क्या होगी, हाफ m/2 v1², ठीक है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस हाफ m/3 इंटू v2²। यहाँ पे ध्यान से देखोगे आपके पास देखो v0 तो कांस्टेंट ही, v1 और v2 हमारे पास दो वेरिएबल है, ठीक है। v1 और v2 दो वेरिएबल हैं, तो हम v1 या v2 किसी को भी हम v1 के टर्म में निकाल सकते हैं। इसको आप सॉल्व करोगे, अगर देखो इसको अगर सॉल्व भी कर लोगे तो यहाँ से एक इक्वेशन मिलेगा। क्या मिलेगा इक्वेशन, पहला वाला सॉल्व करूँ तो इक्वेशन क्या मिलेगा, देखो m कैंसिल, ठीक है। और यहाँ पे क्या है कि v0/2 इक्वल टू इस तरफ क्या आ रहा है, v1/2 प्लस v2/3। इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 3v0 इक्वल टू 3v1 प्लस 2v2। क्लियर है? इस तरह से हमारा इक्वेशन बन गया। ये हमारा पहला इक्वेशन है। सेम इक्वेशन नीचे की तरफ से बनेगा कुछ, तो यहाँ से नीचे से क्या इक्वेशन बनेगा, ध्यान से देखो देखो 1/2 कैंसिल, ये m कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ रहा है, v0²/2, नीचे से आ रहा है v0²/2 इक्वल टू हो जाएगा v1²/2 प्लस v2²/3, नीचे से इक्वेशन मिलेगा। और इसको आप सॉल्व करोगे, इसको हटा दूँ, इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, ध्यान से देखो, इसको सॉल्व करोगे आप तो क्या आ जाएगा, 3v0² इक्वल टू 3v1² प्लस 2v2², ठीक है। हमारा दूसरा इक्वेशन मिल गया। अब ये दोनों इक्वेशन हमारे पास है, इसमें से हम v1 निकाल सकते हैं इन v1 टर्म्स। कैसे निकालेंगे हम v2 को सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है। v2 को सब्स्टिट्यूट करके हम जो है v1 निकाल सकते हैं। ये तो एक तरीका, अब v1 निकाल लोगे उसके बाद तो सारी कहानी चेंज हो जाएगी, ठीक है। ये v1 निकालने का एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका सिंपल है, इससे इतना लंबा आपको सॉल्व नहीं करना, बिकॉज इसको सॉल्व करोगे टाइम लगेगा आपको। दूसरा तरीका होता है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन।
अगर आपको काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन नहीं लगाना है तो आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए जो कि होता है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, जो कि क्लास 11 में पढ़ाया जाता है। अभी तक मैंने इसको अपने चैनल पर नहीं पढ़ाया है, लेकिन जो है क्लास 11 के जब वीडियोस अपलोड करूंगा तो आपको ये कॉन्सेप्ट पढ़ा दूंगा, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, जिसको हम स्मॉल ई से डिफाइन करते हैं, स्मॉल ई। स्मॉल ई का फॉर्मूला क्या होता है किसी भी कोलिजन के लिए? होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हमारा ये कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। ई की वैल्यू, ई क्या होता है पता है? कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, मतलब कितना कोलिजन और उसके ऊपर डिफाइंड होता है। इलास्टिक कोलिजन के लिए देखो, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए ई इक्वल टू 1 होता है। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए ई इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ पे ये वैल्यू 1 की इक्वल आएगी, ठीक है। अभी इसको 1 लिख देता हूँ। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या है? मतलब ये दो पार्टिकल किस तरह सेपरेट हो रहे हैं, ठीक है। इसकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या आएगी? इसकी रिलेटिव वेलोसिटी आ जाएगी v2 - v1, है ना। बस दोनों पार्टिकल सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो v2 - v1 इसकी रिलेटिव वेलोसिटी आएगी। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या हो गया? v2 - v1। अब वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या है? देखो ये तो रेस्ट पे है, ये तो इस तरह से अप्रोच कर रहा है ना, तो क्या होता है एक्चुअली अगर इसको लिखें तो देखो u1 - u2 लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है? v0, तो v0 - 0, v0 - 0। ये तो रेस्ट पे है ना। देखो अप्रोच कैसे करेगा? जब ये ज़्यादा स्पीड से भागेगा, यहाँ इसकी तरफ भाग रहा है तो v0 - 0 इस तरह से। तो यहाँ से हमारे पास एक रिलेशन मिल जाता है, v0 इक्वल टू v2 - v1, सिंपल रिलेशन मिल जाएगा आपको, तो आपको क्वेश्चन फटाफट सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है। ऐसे भी लिख सकते हो आप कि क्या बोलते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, इस तरह से भी लिख सकते हो आप। और इस तरह से इसका फॉर्मूला आता है। ये किसी भी कोलिजन के लिए वैलिड होता है। अगर परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन होता है ना तो ई इक्वल टू 0 होता है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता है ई इक्वल टू 1 होता है, ओके। और उसके बीच में कोई हो रहा होता है तो इसकी वैल्यू कुछ 0 से 1 के बीच में आती है, इस तरह से। ये कॉन्सेप्ट आपको बेसिक थोड़ा बहुत बता दिया है, बाकी डिटेल में तो अभी डिस्कस नहीं कर सकते बिकॉज अभी मैटर वेव्स का ये कॉन्सेप्ट चल रहे हैं। इसको यहाँ से हटाऊँ, हमारे पास ये रिलेशन मिल गया, ठीक है। और एकदम को रिलेशन मिला ही था मोमेंटम कंजर्वेशन से, काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन ना लगाना पड़े, इसलिए हमने इतना कुछ किया। तो हमारे पास क्या आ गया? v0 इक्वल टू v2 - v1। अब तो सिंपली हमको v1 निकालना है, तो उसके लिए हम तो सिंपल अपना कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। क्या लगाएंगे हम? v2 वैल्यू लिखेंगे। देखो v2 इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा v1 + v0 + v1, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे डाल देते हैं तो हो जाएगा 3v0 इक्वल टू 3v1 + 2 टाइम्स ऑफ v2 की वैल्यू यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा v0 + v1, तो यहाँ से अपने को v1 मिल जाएगा 3v0 इक्वल टू 3v1 + 2v0 + 2v1, तो यहाँ से v1 मिल जाएगा ना। ये देखो इस तरफ से आ जाएगा v0 इक्वल टू 5v1 हो रहा है, तो यहाँ से v1 क्या आ रहा है अपना? v0/5। v1 क्या आ गया अपना? v0/5। अब v1 मिल गया, अब तो सारी कहानी निकाल सकते हैं। अब हम जो है डी ब्रोगली वेवलेंथ निकाल सकते हैं। इनिशियली कितना था इसका डी ब्रोगली वेवलेंथ? देखो इनिशियल कितना था? λ0, जो कि होगा h अपॉन, यहाँ पे इसको हटा देता हूँ, ठीक है। इसको हटा दूँ ना, v1 इक्वल टू v0/5 हुआ है, इसको हटा देता हूँ मैं, ठीक है। हमारे पास क्या रिलेशन मिला है कि v1 इक्वल टू v0/5 है, ठीक है। अब हम स्टार्टिंग में बिफोर क्या था? बिफोर λ0 कितना था? h अपॉन, इसका मास कितना है? m/2, और उसकी वेलोसिटी थी v0, और फाइनल कितना है? लैम्बडा फाइनल कितना हो गया? ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ चलो इस तरह से कि लैम्बडा फाइनल कितना होगा, इसका मतलब पार्टिकल 1 का, तो इसका h है, मास तो अभी भी m/2 है, मास तो अभी भी m/2 है। वेलोसिटी कितनी हो गई? v0/5। वेलोसिटी कितनी हो गई? v0/5, ओके। तो यहाँ पे इसको आप तो सॉल्व कर लेंगे। ध्यान से देखो कि दोनों का रेशियो ले लूँ, अगर λf अपॉन λ0 कर दूँ तो क्या बचेगा? इसका रेशियो λf ऊपर लिख रहा हूँ, λ0 नीचे, h तो कैंसिल हो जाएगा, λf ऊपर लिखा मतलब कि ये आ जाएगा ऊपर m/2 इंटू v0 और नीचे आ जाएगा m/2 इंटू v0/5, ओके। यहाँ से m कैंसिल, 2 कैंसिल, तो v0 कैंसिल। तो यहाँ पे हमने देखो कुछ लोचा तो नहीं किया। देखो λf हम ऊपर लिखेंगे, ये नीचे जाएगा और ये जब टर्म है ऊपर आ जाएगा, ठीक है। मतलब ओवरऑल इस तरह से बन रहा है कुछ, मतलब v0/5 वाला ऊपर आएगा इंटू m/2 और नीचे आ जाएगा m/2 इंटू v0। तो यहाँ से m/2 कैंसिल, v0 कैंसिल, तो अपना आंसर λf कितना आ रहा है? λ0/5। चेंज इन मोमेंटम कितना आ रहा है?
लैम्डा नॉट बाई 5। अब देखो यहाँ पे कुछ तो मिस्टेक की है हमने, ठीक है। ये अपना लैम्डा नॉट बाई 5 आ गया, ओके। ये अपना क्या है, मास m/2 है, इसका मास m/2 था, ये तो रेस्ट पे था, क्लियर है। अब चेंज इन मोमेंटम निकालें। अच्छा, हमको चेंज इन मोमेंटम निकालना पड़ेगा। इनिशियली कितना था, ये था, और फाइनली कितना था, ये। अब दोनों में चेंज निकालना पड़ेगा। हमको रेशियो नहीं लेना है, हमको क्या निकालना है, चेंज निकालना है। तो चेंज कैसे निकालेंगे हम, डेल्टा लैम्डा निकालना है ना, तो चेंज कैसे निकालेंगे हम, ध्यान से देखो। हमको डेल्टा लैम्डा पूछा है, हमको रेशियो नहीं पूछा है, ओके। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम कि लैम्डा एफ माइनस लैम्डा नॉट करेंगे, ओके। तो ये क्या आ रहा है अपना 2h/m इंटू वी नॉट, 2h/m इंटू वी नॉट, सॉरी फाइनल कितना है अपना, फाइनल है अपना 10h/m इंटू वी नॉट, और ये क्या है अपना 2h/m इंटू वी नॉट, ओके। तो यहाँ से जो हम वैल्यू निकाल सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो कि डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ रहा है अपना 8h/m इंटू वी नॉट। तो अपने को क्या करना है पता है, ये डेल्टा लैम्डा इन टर्म्स ऑफ लैम्डा नॉट निकालना है। तो हमने क्या, हमारा आंसर क्या है फाइनली 8h/m वी नॉट, और हमारे पास लैम्डा नॉट क्या है, लैम्डा नॉट हमारे पास है जो कि है 2h/m वी नॉट, ठीक है। तो ध्यान देखो कि डेल्टा लैम्डा को क्या लिख सकता हूँ मैं, इस तरह लिख सकता हूँ ना, 4 टाइम्स ऑफ 2h/m वी नॉट, है ना। 4 2 8 होता है ना, 8 को मैंने 4 2 कर लिया, और 2h/m वी नॉट क्या है, लैम्डा नॉट है। तो हमारे पास जो डेल्टा लैम्डा आ गया वो 4 टाइम्स ऑफ लैम्डा नॉट आ गया, 4 टाइम्स ऑफ लैम्डा नॉट, क्लियर है। मतलब हम पहले रेशियो ले रहे थे, इसके अंदर रेशियो नहीं लेना है, इसके अंदर करना क्या है, हमको दोनों का डिफरेंस मतलब चेंज इन लैम्डा इन टर्म्स ऑफ लैम्डा नॉट के टर्म में निकालना है, क्लियर है। तो क्वेश्चन में आपको क्लियर होना चाहिए क्या करना है। और हम ये कैसे, हमने इसका वेलोसिटी निकाल लिया, ठीक है, मोमेंटम कंजर्वेशन और कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन यूज़ करके। अगर नहीं है तो आप काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन भी यूज़ कर सकते हो फिर, लेकिन टाइम ज़्यादा लगेगा, ओके। तो उसके बाद हमने इनिशियल मोमेंटम निकाला, फाइनल मोमेंटम निकाला, दोनों का डिफरेंस लिया, और इन टर्म्स ऑफ लैम्डा नॉट हमने उसको निकाल लिया, जो कि आ गया 4 टाइम्स ऑफ लैम्डा नॉट। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को अप्रोच करना था, ओके। अब इसको रफ करके करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। इलास्टिक कोलिजन दिया हो तो E = 1 डायरेक्टली आप यूज़ कर सकते हो, अगर परफेक्टली इलास्टिक दिया हो तो। चलो अब करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर आ चुका होगा। अब क्वेश्चन क्या दिया है, अ पार्टिकल P इज फॉर्म्ड ड्यू टू कम्प्लीटली इलास्टिक कोलिजन ऑफ पार्टिकल X एंड Y। मतलब एक पार्टिकल P बन रहा है जो कि एक पार्टिकल X और पार्टिकल X के कंप्लीट कोलिजन से हुआ है, ठीक है। पार्टिकल X से ये पार्टिकल Y है, यहाँ से बन रहा है पार्टिकल P जो कि है x + y, ठीक है। x + y का एक पार्टिकल बन गया, ओके। दोनों को कंप्लीट इनइलास्टिक कोलिजन, ओके, इतना बोला गया है। और क्या बोला गया है क्वेश्चन के अंदर, ऑफ वेवलेंथ y1 एंड y2 ऐसा कुछ दिया है। इसका वेवलेंथ जो है γ1 है, इसका वेवलेंथ γ2 दिया है, क्लियर है, रेस्पेक्टिवली। इफ x एंड y आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। x जो है इस तरह मूव कर रहा होगा, y उसके अपोजिट डायरेक्शन मूव कर रहा है, इस तरह से हमको दिया गया है क्वेश्चन के अंदर, ओके। मतलब दोनों की वेलोसिटी जो है नेगेटिव होगी इस तरह से। और क्या बोला गया है क्वेश्चन के अंदर, इफ x और y आर मूविंग अपोजिट डायरेक्शन देन द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ p का हमको डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालना है, ठीक है। इसका हमको लैम्डा निकालना है। तो किस तरह से हम करेंगे, इसमें भी सिंपली हम क्या करेंगे, मोमेंटम कंजर्वेशन करेंगे। क्या करेंगे हम, मोमेंटम कंजर्वेशन, क्यों पता है हमको, देखो लैम्डा में रिलेशन निकालना है। मोमेंटम कंजर्वेशन क्यों यूज़ कर रहे हैं हम, क्योंकि हमको लैम्डा में रिलेशन निकालना है, और हमको ये भी पता है कि लैम्डा इक्वल टू होता है h/p। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ p = h/λ। तो अगर इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम पता चल गया तो इनिशियल मास और फाइनल मास के बीच में, वेवलेंथ के बीच में हम रिलेशन निकाल सकते हैं। सिंपली यही कहानी है, ठीक है। तो इसका मोमेंटम क्या होगा, मान लेते हैं इसका मोमेंटम है p1, ठीक है। मान लेते हैं इसका मोमेंटम है p1 जो कि हो जाएगा, इसका मोमेंटम मान लो p1 है, इसका मोमेंटम मान लो p2 है, और फाइनल मोमेंटम मान लो p है। तो क्या लिखूंगा मैं, p1 - p2 = p, ठीक है। मतलब इसका मोमेंटम माइनस इसका मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम, ठीक है। इस तरह से हम लिख सकते हैं, इस तरह से मैंने लिखा है, ओके। तो यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, देखो p का रिलेशन क्या होता है, 1/λ। तो यहाँ से लिख सकता हूँ 1/γ1, इसका मतलब वेवलेंथ γ1 दिया है, -1/γ2 इज इक्वल टू 1/γ। इस तरह से मैं लिख सकता हूँ, क्लियर है। देखो इसमें मैं x और y सब क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि काम ही नहीं है उसका, हमको काम किसका है, हमको सिर्फ मोमेंटम जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ होता है, इसका काम है, इसलिए हम जो है ये फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं इसके अंदर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, γ2 - γ1 / γ1 γ2 इज इक्वल टू 1/γ।
तो यहाँ सिंपली गामा की वैल्यू क्या मिल जाएगी, गामा 1 गामा 2 अपॉन गामा 2 माइनस गामा 1। क्लियर है। तो कौन सा ऑप्शन अपना मैच कर रहा है, अपना जो है बी ऑप्शन इसके अंदर मैच कर रहा है। ठीक है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन मूव कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे नीचे नेगेटिव का साइन आया है। ओके, दोनों सेम डायरेक्शन मूव, क्योंकि क्वेश्चन ने स्पेसिफाई कर दिया ना दोनों नेगेटिव डायरेक्शन मूव कर रहे हैं, इसलिए डायरेक्टली हमको वो यूज़ करना पड़ेगा उसको। तो यहाँ से इसको रफ करके इस तरह से देखो क्वेश्चन को प्रोसीड करना था। ओके, तो मोमेंटम कंजर्वेशन वाले ऐसे क्वेश्चंस आते हैं क्योंकि जो है मतलब इलास्टिक कोलिजन वगैरह होता है ना प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, फोटॉन्स के बीच में, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। देखो एक और क्वेश्चन करते हैं कुछ इसके रिलेटेड, कुछ अलग तरीके का है लेकिन ऑलमोस्ट सेम कॉन्सेप्ट है कि इलेक्ट्रॉन विथ इनिशियल वेलोसिटी, देखो इलेक्ट्रॉन की इनिशियल वेलोसिटी दी है हमको क्वेश्चन के अंदर, क्या दी गई है, वी नॉट वी इक्वल टू वी नॉट आई कैप प्लस वी नॉट जे कैप, हमको इनिशियल वेलोसिटी दी है इस तरह से। एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वल टू ई नॉट के कैप, इलेक्ट्रिक फील्ड हमको दी गई है माइनस ई नॉट इंटू के कैप। ओके, जो इन्फॉर्मेशन दिया वो लिख लेते हैं। लैम्डा नॉट इज द इनिशियल वेवलेंथ, इट्स डी ब्रोगली वेवलेंथ आफ्टर टाइम टी, मतलब वेवलेंथ आफ्टर टाइम टी हमको निकालना है। ठीक है, वेवलेंथ आफ्टर टाइम टी। तो कैसे निकालेंगे इस क्वेश्चन के अंदर, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड दी है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड से हम क्या कर सकते हैं, जहाँ से हमको वेलोसिटी दी है वी नॉट आई कैप इंटू वी नॉट जे कैप और इलेक्ट्रिक फील्ड हमको दी गई है के कैप में। तो कैसे प्रोसीड करेंगे क्वेश्चन के अंदर, हम यूज़ करेंगे अपना इक्वेशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी, अपना मोशन वाला इक्वेशन यूज़ करते हैं। इसके अंदर क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, तो इनिशियल वेलोसिटी हमको दी गई है। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके ऊपर से हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको पता है कि हम फोर्स कंपेयर करते हैं तो एफ इक्वल टू होता है एम ए, एफ इक्वल टू होता है एम ए, और इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में एफ इक्वल टू होता है क्यू ई। तो यहाँ से, और इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं ना, किसकी बात कर रहे हैं, हाँ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे ई इंटू ई हो जाएगा। ओके, तो दोनों फोर्स को कंपेयर करें तो जो एक्सेलरेशन आता है वो ई बाई एम आता है ना, दोनों कंपेयर करो ई इक्वल टू एम ए करके, तो हमारे पास ये एक्सेलरेशन आता है। क्लियर है, तो देखो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड से एक्सेलरेशन मिल जाएगा। ओके, इस तरह से। तो अब लिखते हैं v इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, वी नॉट आई कैप प्लस वी नॉट जे कैप प्लस एक्सेलरेशन कितना है ई बाई एम, इसका नेगेटिव भी कर लो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ई बाई एम इंटू टाइम टी। देखो यहाँ पे टाइम टी भी आ गया फैक्टर के अंदर। ओके, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन और इलेक्ट्रिक फील्ड भी यूज़ हो गया। क्लियर है, और ये हमारा किस में डायरेक्शन में है, के कैप डायरेक्शन में। ओके, और इनिशियल वेलोसिटी हमारी कितनी है, इसका अगर हम निकालें मैग्नीट्यूड निकालें तो वी नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सॉरी वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी इनिशियल, जो कि हो जाएगा √2 टाइम्स ऑफ वी नॉट। ठीक है, वी इनिशियल कितना हमारे पास √2 टाइम्स ऑफ वी नॉट, और वी फाइनल कितना होगा, ध्यान से देखो, वी फाइनल वी नॉट का स्क्वायर प्लस वी नॉट का स्क्वायर हो जाएगा 2 वी नॉट का स्क्वायर प्लस ई बाई एम इंटू टी का होल स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास ये वेलोसिटी आ गई, ये हमारे पास फाइनल वेलोसिटी है, ये हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है, हमको वेलोसिटी मिल गई। अब पूछा क्या है क्वेश्चन के अंदर, पूछा है क्वेश्चन के अंदर द डी ब्रोगली वेवलेंथ आफ्टर टाइम टी, तो आफ्टर टाइम टी के बाद ये हमारे पास ये वेलोसिटी है, उसके ऊपर से हम वेवलेंथ निकाल सकते हैं। तो वी फाइनल माइनस वी फाइनल डिवाइड बाई वी इनिशियल करता हूँ मैं, तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखोगे, देखो हमको पता है डी ब्रोगली वेवलेंथ, तो लैम्बडा फाइनल अपॉन लैम्बडा इनिशियल, ठीक है, जो कि लैम्बडा नॉट दिया गया है। इस क्या होता है, लैम्बडा इक्वल टू क्या होता है, लैम्बडा इक्वल टू होता है एच अपॉन एम वी। ओके, तो लिखूंगा एच अपॉन एम, और वेलोसिटी कितना है, ये हमारे पास ये वेलोसिटी √2 वी नॉट का स्क्वायर प्लस ई बाई एम इंटू टी का होल स्क्वायर डिवाइड बाई एच अपॉन इनिशियल वेलोसिटी कितनी है एम, और इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट मत लिखना, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है √2 वी नॉट। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा √2 वी नॉट। इसको सॉल्व करोगे तो आपका क्या आंसर मैच करेगा, ध्यान से देखो आपको कौन सा आंसर मैच कर रहा है। ए ऑप्शन गलत है, अगर आपका ए आंसर आया तो गलत है, क्योंकि ध्यान से देखोगे अगर ए ऑप्शन आएगा तो अंदर 2 का फैक्टर आना चाहिए, तो अंदर 2 का फैक्टर तो है ही नहीं, तो इसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, ए ऑप्शन तो नहीं है, तो क्या करेंगे, ध्यान से देखोगे एच एच तो कैंसिल हो जाएगा, एम एम कैंसिल हो जाएगा, तो लैम्बडा एफ अपॉन लैम्बडा नॉट इक्वल टू √2 वी नॉट आ गया ऊपर, और नीचे क्या बच रहा है, नीचे बच रहा है अंडर रूट ऑफ 2 वी नॉट का स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर एम स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर। ओके, इस तरह से आ रहा है।
अब ध्यान से देखोगे, हम इसमें से क्या करता हूँ पता है, मैं √2v0 कॉमन निकाल लेता हूँ। इसमें से क्या करता हूँ मैं, नीचे से √2v0 कॉमन निकाल लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा λf/λ0 इज इक्वल टू, ऊपर तो √2v0 है, नीचे से मैं √2v0 कॉमन निकाल लूँ, तो यहाँ से देखो बाहर आएगा √2v0, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा e² t²/2m² हो जाएगा। ओके, क्योंकि अंडर रूट है ना, समझ रहे हो, अंडर यहाँ से 2 कॉमन निकालूंगा, बाहर √2v0 कॉमन निकलेगा ना, तो इस तरह से हमारा फॉर्मूला बन रहा है। तो यहाँ से √2v0 कैंसिल, तो लैम्बडा फाइनल कितना हो गया, λ0/1 प्लस e² t²/m²। तो अपना इसके अंदर कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, अब देखो ध्यान से, इसमें 2 भी आएगा। ओके 2, तो अपना कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, v² भी आएगा ना। अच्छा, तो अपना जो है इसके अंदर सी ऑप्शन मैच कर रहा है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, सी। ओके, इस तरह से इसको हमको निकालना है, इस तरह से ये क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आई होप सो ये क्वेश्चन आपको समझ पड़ा होगा। ओके, अब इसके बेस पे करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको यहाँ से मैं रफ कर देता हूँ। यहाँ पे मेरे को लगता है ऑप्शन में मिस्टेक थी, बिकॉज ऑप्शन में v0 नहीं आना चाहिए, क्योंकि v0 की वैल्यू हम पुट कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ मिस्टेक थी। ओके, √2v0, बिकॉज v0 तो कैंसिल हो गया था ना। अच्छा, हमने v0 कॉमन निकाला था, नीचे v0 भी आएगा। ओके, चलो कुछ नहीं, तो सी ऑप्शन अपना मैच कर रहा था इसके अंदर। अब चलो इसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m एंड मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज E गेट्स एक्सेलरेटेड बाय अ कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो उसी तरह क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन का मास m है, उसका चार्ज हमको E दिया गया है, और a एक्सेलरेशन से इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सेलरेशन, मतलब इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा E/m। ठीक है, हमारा एक्सेलरेशन हो गया। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ एट टाइम t। ठीक है, तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, देखो v = u + at करता हूँ मैं, इनिशियल वेलोसिटी 0 है ना, इनिशियली एड्रेस देखो, इनिशियली एड्रेस दिया है, तो ये u = 0 है, तो a कितना हो जाएगा E/m इंटू टाइम t, दिया, अपना वेलोसिटी मिल गया फाइनल। तो बस अब λ = h/m भी यूज़ करता हूँ, अब तो आंसर आ जाएगा ना, h/m कितना है, और इंटू E/m इंटू t। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ से mm कैंसिल, तो λ कितना आ गया, h/e इंटू टी। इस तरह से हमारा फॉर्मूला आ गया। ओके, तो अपना जो है इसके अंदर सी ऑप्शन मैच कर रहा है। सिंपल क्वेश्चन था, इसके अंदर कुछ नहीं था क्वेश्चन के अंदर। ओके, अब इसको रफ करके करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अभी तक हमने जितने क्वेश्चन किए वो मैटर वेव्स के रिलेटेड थे। चलो अब कुछ अलग तरीके का क्वेश्चन करते हैं। ओके, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर आ चुका होगा, उसको पॉज करके ट्राई करो। क्या दिया है क्वेश्चन के अंदर, अब हम क्वेश्चन कर रहे हैं डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट पे, उस पर भी कुछ क्वेश्चन आए हैं, उसको हम करते हैं। ओके, नहीं अभी एक आध दो क्वेश्चन रह गया है। ओके, ये क्वेश्चन कर लो, ये क्वेश्चन अभी भी जो है मैटर वेव्स के रिलेटेड है, एक दो क्वेश्चन रह गए हैं, उसको करते हैं। ओके, 2 पार्टिकल्स मूव्स एट राइट एंगल ऑफ ईच अदर, देयर डी ब्रोगली वेवलेंथ आर λ1 एंड λ2। दो पार्टिकल एक दूसरे के राइट एंगल में मूव कर रहे हैं। ठीक है, मतलब एक पार्टिकल अगर ऐसा मूव कर रहा है तो दूसरा पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है। ओके, मान लो अपना m1 है, अपना m2 पार्टिकल है, इस तरह से आर मूविंग एट राइट एंगल, और इनका जो वेवलेंथ है वो λ1 है और λ2 है। इसका वेवलेंथ कितना है, λ1, इसका वेवलेंथ है λ2। दे सफ़र परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। ओके, मतलब समझ लो इस तरह से ऐसे आ रहे हैं, इस तरह से देखा जाए, डायग्राम बनाऊँ अगर, कोलिजन कैसे होगा, एक पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है और एक पार्टिकल मान लो इसके इस तरह से आ रहे हैं। ठीक है, m2 पार्टिकल जो है ऐसे आ रहा है, तो इनके बीच में क्या होगा, कोलिजन होगा। ठीक है, इनके बीच में क्या होगा, कोलिजन। इसका वैल्यू λ2 है, इसका वैल्यू λ1 है, दोनों बीच में कोलिजन हो रहा है परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। द डी ब्रोगली वेवलेंथ λ ऑफ द फाइनल पार्टिकल इज गिवन बाय। ठीक है, देखो इनके बीच में परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन होगा। इन इलास्टिक कोलिजन मतलब आपस में चिपक जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, दोनों एक डायरेक्शन में इस तरह से मूव करेंगे। ठीक है, दोनों इस तरह से मूव करेंगे, इनका चेंज इन मोमेंटम इसके इस तरह आएगा। तो कैसे लिखेंगे हम, ध्यान से दिखोगे कि ये अपना क्या हो जाएगा, P फाइनल, ये अपना हो गया P1 और ये अपना हो गया P2। तो हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, बिकॉज देखो इन इलास्टिक कोलिजन होगा, एक ही पार्टिकल बचेगा जो कि इन दोनों के कोलिजन के इस तरह से एंगल पर वो जाएगा। ओके ओके, चलो हाँ ठीक है। तो अब कैसे लिखेंगे हम, अब हम लिखते हैं चेंज इन मोमेंटम, जो कि क्या हो जाएगा, P = P1² प्लस P2²। हम ये कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं, फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू P1² प्लस P2²। अब फाइनल जो मोमेंटम आएगा वो मतलब दोनों पार्टिकल आपस में कंबाइन हो चुके हैं, इन इलास्टिक कोलिजन है। इन इलास्टिक कोलिजन समझते हो ना कि भाई M और M हो, दोनों इलास्टिक कोलिजन होगा, तो फाइनली दो है
जो ना मतलब एक साथ जुड़ जाते हैं इस तरह से, समझ रहे हो ना। तो अब क्या लिख सकता हूँ ध्यान से, पी एफ क्या हो जाएगा 1/λ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, मान लो इसका वेवलेंथ जो है लैम्बडा हो गया, ओके। तो 1/λ1 का स्क्वायर प्लस 1/λ2 का स्क्वायर, इसका अंडर रूट, ओके। हमने स्क्वायर कर लिया है ना, सॉरी अंडर रूट हट जाएगा, फिर अगर स्क्वायर कर लोगे तो अंडर रूट हट जाएगा, ओके। तो यहाँ से अपना डायरेक्टली ये आंसर आ गया। इस तरह से इस क्वेश्चन को प्रोसीड करना था, मतलब पार्टिकल राइट एंगल पे दिए हो तो हम इस तरह से दोनों का अंडर रूट ले सकते हैं ना, पर दो वेक्टर अगर 90 डिग्री पे हो तो हमारा रिजल्टेंट ऐसे आता है ना, क्लियर है ना, बिकॉज मोमेंटम भी वेक्टर क्वांटिटी है, जिस तरह से हमारा उसका रिजल्टेंट आता है 1/λ² इक्वल टू 1/λ1 का स्क्वायर प्लस 1/λ2 का स्क्वायर। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन मैच करता है, ओके। तो इसको यहाँ से अब्रफ कर देता हूँ। तो अब देखो, अब कुछ क्वेश्चन करते हैं, मतलब कि डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट पे उस पर क्या क्या क्वेश्चन आए हैं उसको हम करते हैं थोड़ा बहुत। A beam of electron of energy E scatters from the target having atomic spaces of 1 angstrom। ठीक है, क्या बोला है, A beam of electron of energy E, मतलब उसका एनर्जी हमको दिया गया है E, beam of electron scatters the target having atomic spacing। हम पता है जो मतलब डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट अगर आपने देखा होगा तो स्मॉल क्रिस्टल्स में हम उसको अप्लाई कर पाते हैं। तो उसको जो एटॉमिक स्पेसिस, मतलब हमको जो डी की वैल्यू दी है वो 1 एंगस्ट्रॉम दी गई है, क्लियर है। द फर्स्ट मैक्सिमम इंटेंसिटी अकर्स एट थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री पर फर्स्ट मैक्सिमम इंटेंसिटी मिल रहा है। तो उसका हमको फॉर्मूला पता है, ब्रैग्स लॉ यूज़ करते थे हम, क्या यूज़ करते थे हम, 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्बडा, ये फॉर्मूला यूज़ करते थे हम, ठीक है। हमको एनर्जी दी गई है, पूछा क्या है क्वेश्चन के अंदर, द फर्स्ट मैक्सिमम इंटेंसिटी द ई, हमको ई की वैल्यू निकालनी है इस क्वेश्चन के अंदर। तो कैसे निकालेंगे, देखो इस फॉर्मूले से हमको मिलेगा वेवलेंथ, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 1 एंगस्ट्रॉम, थीटा कितना है sin 60, तो √3/2 हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा लैम्बडा, फर्स्ट मैक्सिमम की बात कर रहे हैं, तो 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पे आ गया √3 इंटू 10⁻⁻10 मीटर इक्वल टू अपना आ गया लैम्बडा, ठीक है। हमको वेवलेंथ मिल गया। अब वेवलेंथ मिल गया, उसके ऊपर से एनर्जी निकाल सकते हैं। देखो एनर्जी और वेवलेंथ में क्या रिलेशन है, किसके अंदर, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, फोटॉन्स की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आप ये फॉर्मूला यूज़ करोगे hc/λ, तो ये गलत होगा आपका, क्योंकि ये फॉर्मूला किसके लिए वैलिड है, ये फॉर्मूला वैलिड है ओनली फॉर फोटोन, ओके। तो ये फॉर्मूला मत यूज़ करना है इसके अंदर, E इक्वल टू hc/λ। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम, लैम्बडा इक्वल टू अंडर h/2m/ke, ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ओके। ये क्या होता है, अपना एनर्जी होता है। तो यहाँ से अगर एनर्जी को सब्जेक्ट बनाऊँ और अपना इक्वेशन निकालूँ तो क्या हो जाएगा, E इक्वल टू h² इंटू 2m, ये तो बनेगा ना। देखो एनर्जी को ऊपर ले जाओ और स्क्वायर कर दो, हो जाएगा h² 2m। बस इसकी वैल्यू पुट करो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर हमको निकालना है, वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। देखो E इक्वल टू h की वैल्यू कितनी है 6.6 इंटू 10⁻34 इंटू वापस 6.6 इंटू 10⁻34 अपॉन 2, लैम्बडा कितना है अपना √3, उसका स्क्वायर है ना, तो 3 हो जाएगा और इंटू 10⁻20 हो जाएगा, ठीक है, स्क्वायर कर दिया हमने, इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 9.1 इंटू 10⁻31। बस इसको सॉल्व कर लो, आपको जो एनर्जी आ जाएगा इलेक्ट्रॉन, अच्छा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है हमको, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा हमको 1.6 इंटू 10⁻19 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आपका आंसर आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 50 आ जाता है। देखो कैसे सॉल्व करेंगे हम, ये 6 है, 6.6, ये 9 है, ओके। इसको अगर 9 मान के चलूँ, पहले हम सॉल्व कर लेते हैं, पावर कितना है देखो टोटल, E इक्वल टू सॉल्व करो 34 माइनस 68 हो जाएगा, ओके। ऊपर ये सब हटा देता हूँ मैं, तो क्या हो रहा है देखो ध्यान से, 6.6 है, 6.6 है, ओके। पावर देखो जाए तो 10⁻⁻68 हो गया, और नीचे +20 हो जाएगा यहाँ पे, और ये -31 तो +31 हो जाएगा, और +19, क्लियर है। हमारे पास ये आंसर आ रहा है। और क्या है, और तो कुछ नहीं रह गया, ठीक है। चलो अब यहाँ पे क्या रह गया, 6.6 इंटू 6.6 डिवाइड बाई 2 इंटू 3 = 6 हो जाएगा, और इंटू हो जाएगा 9, और इंटू हो जाएगा 1.6, ओके।
बस इसको हमको सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, ये दोनों 3 से कैंसिल हो जाएंगे। देखो 3 2 ज़ा 3 2.2, ओके 3 3 ज़ा 3 2.2, इस तरह कैंसिल कर दिया हमने। और क्या होगा कैंसिल, 2 से कैंसिल हो जाएगा 2 1.1, इस तरह से हो जाएगा। और इसको अप्रॉक्सीमेटली 7 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और ये पावर सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर कुछ आ जाएगा, लगभग 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास आता है। चेक कर लेना इसका आंसर क्या आता है, थीटा इक्वल 60 डिग्री। लेकिन मेथड जो है इस तरह से आपको सॉल्व करना है, ओके। और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 91 50 60 70, ये बचेगा 10⁻² बचेगा। ये क्या बच रहा है 10⁻²। और यहाँ पर क्या आ रहा है 1.1 × 2.2, और नीचे आ रहा है 3 × 1.6, ओके। तो क्या आ रहा है 11 × 22 डिवाइड बाई, नीचे आ रहा है 16 × 3 × 10 भी आ जाएगा, क्योंकि हम पॉइंट्स हटा के उसको डिवाइड बाई 10 कर दिया मैंने, ओके। तो बस इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा एग्जैक्टली। देखो 11 × 22 कर लो अपॉन 16 3 48 480, यहाँ से 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो आ रहा है 11 × 22 डिवाइड बाई 48 × 10 कर लो। तो आपको जो भी आंसर आएगा वो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से इसको आप सॉल्व कर सकते हो, ओके। तो इसको रफ कर देते हैं, ज़्यादा इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते हैं हम। बस ये सब क्वेश्चन जो है लेंथी होते हैं, इसको आपको टाइम निकाल के अच्छे से करना होता है, और कुछ नहीं है। कॉन्सेप्ट तो आपको इसमें आते होते हैं, बस आपको जो है इसको क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करना होता है, ओके। चलो अब करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ और तरीके का, ठीक है। क्वेश्चन क्या दिया है, अब देखो ये क्वेश्चन है मतलब कि द इक्वेशन, देखो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, ठीक है। 2 स्टेटमेंट दिए होते हैं। अब पहला और दोनों दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है कि नहीं, और उसका रीजन बता रहा है कि नहीं, हमको सॉल्व करना है इसके अंदर, ठीक है। द इक्वेशन है स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2, आउट ऑफ 4 चॉइसेस चूज द करेक्ट, ठीक है। स्टेटमेंट 1 क्या दिया है कि डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट एस्टेब्लिश द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सही बात है कि डेविसन और जर्मर एक्सपेरिमेंट ने क्या प्रूव किया, इलेक्ट्रॉन क्या दिखाता है, डायफ्रैक्शन। और डायफ्रैक्शन किसकी प्रॉपर्टी है, वेव की प्रॉपर्टी है। तो पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है। दूसरा क्या है कि इलेक्ट्रॉन हैज़ वेव नेचर दे कैन इंटरफियर एंड शो डायफ्रैक्शन। तो दूसरा पॉइंट भी सही है कि भाई अगर इलेक्ट्रॉन वेव होता तो वो इंटरफियरेंस और डायफ्रैक्शन दोनों दिखाता। दूसरा पॉइंट भी 100% सही है। अब देखना ये है कि ए ऑप्शन करेक्ट है कि बी ऑप्शन, ठीक है, सॉरी सी ऑप्शन करेक्ट है कि डी ऑप्शन, क्योंकि स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों करेक्ट तो हैं, पर स्टेटमेंट 2 जो है स्टेटमेंट 1 को एक्सप्लेन कर पा रहा है कि नहीं। तो देखो स्टेटमेंट 1 क्या कहता है कि डेविसन एंड जर्मर ने प्रूव किया कि वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और क्या बोल रहे हैं इलेक्ट्रॉन वेव होता तो वो इंटरफियर और डायफ्रैक्शन करता। भाई देखो डेविसन एंड जर्मर ने प्रूव कैसे किया, उन्होंने यही तो प्रूव किया कि इलेक्ट्रॉन डायफ्रैक्शन दिखा रहा है। तो सेकंड स्टेटमेंट परफेक्टली पहले वाले स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर रहा है, मतलब इसके अंदर अपना करेक्ट ऑप्शन है सी ऑप्शन, ठीक है। इसके अंदर सी अपना करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि जो सेकंड स्टेटमेंट है वो पहले स्टेटमेंट को 100% सही बता रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वेव नेचर तभी दिखाएगा जब वो इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन दिखाता है, मतलब कि सेकंड स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो बस सिंपली ये क्वेश्चन था। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मल्टीपल चॉइसेस पे है। द फोर्थ, देखो यहाँ पे क्या दिया, एक लिस्ट 1 दिया, लिस्ट 2 दिया है, ठीक है। लिस्ट 1 में एक्सपेरिमेंट का नाम दिए गए हैं, और लिस्ट 2 में वो क्या दिखाता है। तो देखो फ्रैंक हर्ट्ज तो अभी हमने पढ़ा ही नहीं है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन बाकी 2 से हम ऑप्शन निकाल सकते हैं अपना। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या दिखाता है, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। तो मतलब जो बी ऑप्शन है उसके अंदर फर्स्ट मैच करेगा, बी वाले में मैच करेगा फर्स्ट। और डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट क्या दिखाता है, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब सी ऑप्शन के अंदर मैच करेगा थर्ड वाला। तो ये सब आपको क्लियर रहना चाहिए, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, बी में फर्स्ट और सी में थर्ड, बी में फर्स्ट और सी में थर्ड, मतलब कि अपना ए ऑप्शन करेक्ट है इसके अंदर, ओके। देखो फ्रैंक हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट जो है मतलब एक्चुअली दिखाता है डिस्क्रीट एनर्जी लेवल, हम जब एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे ना उसके अंदर हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी तक हमने नहीं पढ़ा, लेकिन हमको जितना पता है उसके ऊपर से भी हम अपना आंसर निकाल सकते हैं, ओके। इस तरह से इसका आंसर आता है। चलो तो इतने क्वेश्चन थे डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट के बेस पे। अब हम क्वेश्चन करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट सेकंड वाले क्वेश्चंस कि मतलब हमको पता है कि n इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, आपको थोड़ा बहुत याद दिला दूं अगर, तो n इक्वल टू क्या होता है, पावर अपॉन एनर्जी। n इक्वल टू क्या होता है, पावर अपॉन एनर्जी। इस फॉर्मूले के ऊपर से हम जो है क्वेश्चन करेंगे। और क्या लिखते हैं, n इक्वल टू पावर होता है IA, इंटेंसिटी दिया हो तो, और एनर्जी को SC अपॉन लैम्बडा, ये फॉर्मूला भी आता है, ओके। ये क्या है, ये नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड, ओके। इस तरह से हम ये फॉर्मूला निकालते हैं। चलो तो इसके बेस पे क्वेश्चंस करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या दिया गया है
कि बीम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ इंटेंसिटी इंटेंसिटी दिया है, ठीक है, हमको इंटेंसिटी क्या दिया है हमको 6.4 इंटू 10⁻⁵ वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके, सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया है। इस कंप्राइज्ड ऑफ वेवलेंथ, देखो वेवलेंथ हमको दिया है इसके अंदर लैम्बडा इक्वल टू 310 नैनोमीटर, और उसके बाद क्या दिया है, इट फॉल नॉर्मली ऑन ए सरफेस हुज वर्क फंक्शन इज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वर्क फंक्शन दिया है हमको 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ओके। और क्या बोला गया है, एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया हमको दिया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ऑलमोस्ट सारी वैल्यू दी है इसके अंदर। एक देखो ये इंपॉर्टेंट है, इफ 1 in 10⁻³ फोटॉन्स इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन, क्या बोला गया है कि 10⁻³ फोटॉन एक इलेक्ट्रॉन निकालता है, ठीक है, मतलब 10⁻³ फोटॉन लग रहे हैं एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, और हमको पता है ये फॉर्मूला किसके लिए, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड है, ठीक है, हमको इससे जो मिलेगा नंबर ऑफ फोटॉन्स मिलेगा, तो ये जो नंबर ऑफ फोटॉन मिलेगा उसको हम 10⁻³ से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमको क्वेश्चन में निकालना क्या है, क्वेश्चन में निकालना है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हमको मिलेगा यहाँ पे नंबर ऑफ फोटॉन्स, लेकिन बोला क्या है क्वेश्चन के अंदर कि 10⁻³ फोटॉन्स एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, ठीक है, तो हम 10⁻³ से डिवाइड कर देंगे तो हमको एक इलेक्ट्रॉन मतलब कितने इलेक्ट्रॉन निकले हमको पता चल जाएगा, ओके, ये हमको हिंट दिया है क्वेश्चन के अंदर। तो सिंपली डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज कर दो, वर्क फंक्शन का इसमें कोई यूज नहीं आ रहा है, n इक्वल टू आई हमको दिया है 6.4 इंटू 10⁻⁵ वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू ए क्या दिया है, एरिया, एरिया कितना दिया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पे इसको ऐसे लिखा बिकॉज सेंटीमीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ओके, और ये अपना वॉट है इंटू, और क्या दिया HC अपॉन लैम्बडा, H इंटू सी, H इंटू सी तो नीचे है, ओके, सॉल्व कर लेते हैं, ओके, हाँ ठीक है, और हमको कुछ दिया है इसके अंदर, अच्छा H इंटू सी की वैल्यू डायरेक्ट दी है हमको 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो हमको पता है हमारे पास ये फॉर्मूला है कि H अगर 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हो तो यहाँ पे जो वेवलेंथ होता है इन नैनोमीटर हम रखते हैं, ठीक है, 1240 अपॉन वेवलेंथ इन नैनोमीटर, हमको वेवलेंथ नैनोमीटर में दिया है तो डायरेक्टली हम फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, इसको यहाँ से हटा देता हूँ मैं, एरिया वाला तो कैंसिल हो जाएगा, इंटू 1 इंटू नीचे हो जाएगा 1240 और ऊपर क्या आ जाएगा देखो अपॉन लैम्बडा, लैम्बडा की वैल्यू कितनी है 310, ओके। अब यहाँ पर इंटू 10⁻⁹ मत करना, क्योंकि अगर ये फॉर्मूला यूज़ कर रहे हो ना इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालने के लिए तो आपको डायरेक्टली लैम्बडा नैनोमीटर में ही रखना होता है, क्योंकि हमने सॉल्व करके ये आंसर निकाला था अगर आपको याद हो तो यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू मत पुट करना, तो ये जो डायरेक्टली इससे 4 से कैंसिल हो जाएगा, और क्या दिया है क्वेश्चन के अंदर, और यहाँ पे हमको जो आंसर निकालना है वो जूल में निकालना है, ये तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, हमको जूल में आंसर निकालना है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा ये 4 16 सा ये कैंसिल, तो अपना आंसर क्या आ रहा है पता है, n इक्वल टू आ रहा है 10⁻14, n इक्वल टू क्या आ रहा है 10⁻14 फोटॉन्स, ये तो अपना फोटॉन्स है, लेकिन हमको निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे क्या 10⁻³ फोटॉन निकाल रहे हैं एक इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे अपना आंसर इसको डिवाइड बाई 10⁻³ करो तो अपना आंसर हो जाएगा 10⁻11, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो गई इक्वल टू 10⁻x है ना, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 11, तो अपना 11 इसके अंदर करेक्ट ऑप्शन था। इस तरह से इस क्वेश्चन को प्रोसीड करना था। आपको इसके अंदर 2 बात ध्यान रखनी थी। सबसे पहला फॉर्मूला कि ये जो फॉर्मूला है फोटॉन्स के लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं। इलेक्ट्रॉन्स के लिए हमको हिंट दिया है कि 10⁻³ फोटॉन्स एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं। ओके, इस तरह से इस क्वेश्चन के अंदर प्रोसीड करना था। चलो इसको रफ करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, उसको हम करते हैं। सेम इसी तरह का क्वेश्चन है। टू सोर्स ऑफ लाइट एमिट एक्स रेस ऑफ वेवलेंथ 1 नैनोमीटर। टू सोर्स ऑफ लाइट एमिट एक्स रेस ऑफ वेवलेंथ, मतलब एक्स रेस का जो वेवलेंथ दिया गया है वो 1 नैनोमीटर दिया है। एंड विजिबल लाइट का वेवलेंथ जो दिया है हमको वो 500 नैनोमीटर दिया है। ओके, बोथ द सोर्स एमिट पावर, पावर हमको सेम दिया, ठीक है, पावर इक्वल टू सेम दिया है, ये पावर है। और क्या बोला है, द रेशियो ऑफ नंबर डेंसिटी ऑफ फोटॉन्स ऑफ एक्स रेस टू नंबर डेंसिटी ऑफ फोटॉन्स ऑफ विजिबल लाइट, मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स ऑफ एक्स रेस अपॉन नंबर ऑफ फोटॉन्स ऑफ विजिबल लाइट हमको निकालना है। पावर हमको सेम दिया है, हमको पता है एक्स रेस का फॉर्मूला क्या होता है, पावर अपॉन एनर्जी। एक्स रेस का फॉर्मूला क्या होता है, सॉरी, नंबर ऑफ फोटॉन्स का फॉर्मूला क्या होता है, पावर अपॉन एनर्जी।
पावर तो सेम दिया है, इसका पावर होगा P अपॉन ई ऑफ एक्स रेस, और नीचे का फॉर्मूला हो जाएगा P अपॉन ई ऑफ विजिबल लाइट। ये P से P कैंसिल, तो N का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, N अपॉन एक्स रेस अपॉन N अपॉन विजिबल लाइट इक्वल टू ई ऑफ विजिबल लाइट अपॉन ई ऑफ एक्स रेस। और हमको पता है E का फॉर्मूला क्या होता है, HC अपॉन लैम्बडा, HC अपॉन लैम्बडा फॉर्मूला होता है। तो मतलब सिंपली यहाँ पे क्या हो जाएगा, लैम्बडा ऑफ एक्स रेस अपॉन लैम्बडा ऑफ विजिबल लाइट। देखो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, समझ रहे हो ना, क्योंकि E क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा होता है। E इक्वल टू होता है ना HC अपॉन लैम्बडा, तो यहाँ पे क्या हो गया, इन्वर्स प्रोपोर्शनल हो गया। मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स ऑफ एक्स अपॉन विजिबल लाइट इक्वल टू हो जाएगा एक्स रेस। एक्स रेस का कितना दिया है 1, और विजिबल लाइट का कितना दिया है 500, मतलब 1 अपॉन 500 इसके अंदर करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पे रेशियो देखो ध्यान से, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। पहली बात तो n जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी था, हमने उल्टा करके लिखा, लेकिन एनर्जी जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ है, मतलब ओवरऑल अपना सेम वही आ गया, ठीक है, इस तरह से समझ रहे हो ना क्वेश्चन। n इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी और एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, मतलब क्या है, n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ हो जाएगा इस तरह से। चलो इसको रफ करके करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये क्वेश्चन होप्स आपको समझ पड़ गया होगा। इसको यहाँ से हटा देता हूँ मैं, अगर लेक्चर थोड़ा लंबा हो रहा है तो इसको आप पार्ट में ब्रेक करके देख सकते हो, लेकिन क्वेश्चन सारे देखना, क्वेश्चन बिना देखे जाना नहीं है आपको। ओके चलो फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है कि अ लेजर लाइट ऑफ वेवलेंथ 660 नैनोमीटर इज यूज्ड टू वेल्ड रेटिना डिटैचमेंट। ठीक है, मतलब वेवलेंथ दिया सिंपली, कितना दिया 660 नैनोमीटर। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अ लेजर पल्स ऑफ विथ 60 मिली सेकेंड, मतलब टाइम कितना दिया पता है हमको इसके अंदर, 60 मिली सेकेंड। ओके, एंड पावर 0.5 किलोवाट, पावर कितना दिया है हमको 0.5 किलोवाट। ओके, नंबर ऑफ फोटॉन्स पूछा है इसके अंदर। ओके, नंबर ऑफ फोटॉन्स हो जाएगा पावर अपॉन एनर्जी, और एनर्जी का फॉर्मूला होता है HC अपॉन लैम्बडा। ये क्या होता है पता है, ये होता है नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड होता है इस तरह, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड अपना आता है P लैम्बडा अपॉन HC। लेकिन ध्यान से इसके अंदर 1 सेकंड नहीं पूछा है, इसके अंदर 60 मिली सेकंड में पूछा है, तो यहाँ पर इसकी जगह पर अपना टाइम आ जाता है। ठीक है, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम, तो यहाँ पर टाइम ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, देखो अगर 1 सेकंड की बात करें, यूनिट टाइम की बात करें, तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। मैंने आपको बताया अगर टाइम दिया हो क्वेश्चन के अंदर तो मल्टीप्लाई पर टाइम भी करना होता है, क्योंकि हमारा जो आंसर आएगा वो तो 1 सेकंड का आएगा, लेकिन कितने यूनिट टाइम का है, लेकिन कितने टाइम के लिए पूछा है हमको नहीं पता है। क्लियर है, हमको टाइम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बस सारी वैल्यू हमको दी गई है। 0.5 किलोवाट मतलब 500 वाट हो जाएगा। लैम्बडा वैल्यू कितनी है 660 नैनोमीटर, टाइम कितना दिया है 60 मिली सेकेंड अपॉन H इंटू सी। H की वैल्यू दी है हमको 6.62 और C की वैल्यू दी है 3 इंटू 10⁸8। इसको सॉल्व कर लो, आपको आंसर क्या आता है ध्यान से देखो। देखो ये 6.62 ये तो कैंसिल हो जाएगा, इस ये पॉइंट हटा लो और ऊपर मल्टीप्लाई बाय 100 कर लो, मतलब 10⁻2 कर लो, तो पॉइंट रखो। देखो क्या हो जाएगा इक्वल टू पावर, देखो पहले पावर -9, देखो ऊपर हो जाएगा -12, ऊपर क्या हो गया -12 प्लस 34 -8, -12 प्लस 34 -8, तो ये क्या हो जाएगा -20, ये हो जाएगा 10⁻14, है ना, ये क्या हो जाएगा 10⁻14। और तो कुछ मिस नहीं कर रहे हैं ना हम लोग, ठीक है। तो ये अपना हो गया 10⁻14, तो यहाँ पे इसको पावर को हटा के लिख देता हूँ 10⁻14। अब यहाँ पे क्या है 500 इंटू 660 इंटू 60 अपॉन 662, 6.6 है और 6.6 है, मतलब अप्रॉक्सीमेटली ये कैंसिल ही हो जाएगा। ठीक है, इसके कैंसिल ही हो जाएगा, ये 100 का कैंसिल हो जाएगा इससे। ओके, और ये 320 का कैंसिल हो जाएगा, तो 25,000 ही होता है, 500 2 देखो 1 2 3 4 5 0 और 10 है, मतलब 6 0 हो जाएगा, और इंटू 10⁻14, मतलब अप्रॉक्सीमेटली आपका आंसर आ जाएगा 10⁻20 के बराबर। ओके, 10⁻20 आपका आ जाता है नंबर ऑफ फोटॉन्स। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। कैलकुलेटिव क्वेश्चन हैं, लेकिन सिंपल क्वेश्चन से ज़्यादा कुछ इसमें, तो कैलकुलेशन भी एकदम सिंपल है, डायरेक्टली आप कैंसिल करके आंसर निकाल सकते हो। तो 10⁻20 वाला अपना आंसर मैच कर रहा है, तो ये ऑप्शन अपना करेक्ट है। ठीक है ना, देखो ध्यान से, 5 देखो 1 2 3 4 5 0 और 5 2 10, मतलब 6 0 हो जाएगा और इंटू 10⁻14। ओके, चलो इसको रफ कर देते हैं हम। अब करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मतलब ये क्या हो गया, नंबर ऑफ फोटॉन्स किस तरह से निकाला जाए।
ओके, थोड़ा आगे बढ़ते इसके ऊपर देखो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका होगा, सेम इसी तरीके का है, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, इसको ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। कि अ पैरेलल बीम ऑफ यूनिफॉर्म मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ, हमको देखो वेवलेंथ दिया है इसके अंदर, क्या दिया है वेवलेंथ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, 2640 एंगस्ट्रॉम। और क्या दिया है इसके अंदर, एज एन इंटेंसिटी, इंटेंसिटी कितना दिया है हमको 100 वाट पर मीटर स्क्वायर, इंटेंसिटी कितना दिया है 100 वाट पर मीटर स्क्वायर। द नंबर ऑफ फोटॉन्स इन 1 मिलीमीटर क्यूब ऑफ द रेडिएशन। देखो इस क्वेश्चन के अंदर यही ट्रिक है, यही ट्रिक किया है क्वेश्चन के अंदर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। इसके अंदर हमको 1 सेकंड के अंदर नंबर ऑफ फोटॉन नहीं निकालने हैं, नंबर ऑफ फोटॉन्स 1 मिलीमीटर क्यूब के अंदर कितना होगा वो हमको निकालना है, ठीक है। मतलब यहाँ पे मान लो एक क्यूब बनाऊं, तो ये क्यूब के अंदर मतलब इसका अगर डायमेंशन मान लो 1 मिलीमीटर, इसका डायमेंशन मान लो 1 मिलीमीटर, तो इस क्यूब के अंदर कितने फोटॉन्स होंगे हमको वो निकालना है, ठीक है। 1 सेकंड के अंदर नहीं निकालना है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला होगा ना IA/hc/λ, ये क्या है पता है, ये नंबर ऑफ फोटॉन्स है पर सेकेंड, लेकिन हमको पर सेकेंड निकालना ही नहीं है, हमको निकालना क्या है 1 मिलीमीटर क्यूब, मतलब इस वॉल्यूम के अंदर कितने फोटॉन्स हैं वो हमको निकालना है। 1 मिलीमीटर क्यूब पूछा है, 1 मिलीमीटर स्क्वायर नहीं पूछा है, ओके, 1 मिलीमीटर क्यूब बोला है, मतलब इस वॉल्यूम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो हमको निकालना है। तो कैसे इसका प्रोसीड करेंगे, नंबर ऑफ फोटॉन्स पूछा है ना, नंबर ऑफ फोटॉन्स, तो कैसे प्रोसीड करेंगे, ध्यान से देखो कि एक फोटॉन को यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने में जितना टाइम लगेगा, देखो एक को यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने में जितना टाइम लगेगा वो कितना है कि 1 मिलीमीटर में जाने में इसको कितना टाइम लग रहा है, समझ रहे हो, यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगेगा, जितना टाइम उसको 1 मिलीमीटर कवर करने में लगेगा। तो सिंपली हम टाइम निकाल लेते हैं। मैं देखो अप्रोच क्या लगाऊंगा, अप्रोच कैसे सॉल्व करूंगा, मैं वो टाइम निकाल लेता हूँ कि भाई कि 1 मिलीमीटर कवर करने में फोटॉन्स को कितना टाइम लग रहा है, तो मैं टाइम निकाल लूँ। देखो स्पीड कितना है फोटॉन का, जो कि स्पीड है 3 × 10⁸, ओके, और डिस्टेंस है हमारे पास 1 मिलीमीटर, तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 1 मिलीमीटर अपॉन 3 × 10⁸ सेकेंड, इतना टाइम लगेगा इलेक्ट्रॉन को 1 मिलीमीटर कवर करने में, क्योंकि 1 सेकंड में तो 3 × 10⁸ मीटर कवर कर रहा है वो, तो 1 मिलीमीटर कवर करने में इतना टाइम लगेगा उसको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, अब नंबर ऑफ फोटॉन निकाल लेता हूँ, नंबर ऑफ फोटॉन्स, और इसको टाइम से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। मैं नंबर ऑफ फोटॉन्स निकाल लिया और उसको मैंने इतने टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, यूनिट टाइम का निकाल लिया और इतने टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि इतने टाइम में वो इतना डिस्टेंस कवर किया है, तो मेरे को पता चल जाएगा एक यूनिट क्यूब के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने फोटॉन्स हैं, सॉरी, ओके। समझ पड़ा ना कुछ, देखो प्रोसीड, देखो अप्रोच किस तरह से कि जितना टाइम लगेगा उसको यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने में, देखो समझ लो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक फोटॉन यहाँ पे पहुँचा, एक फोटॉन यहाँ पे, उसके बीच में जितने फोटॉन्स होंगे वही तो हैं अपने टोटल फोटॉन्स, क्लियर है। तो इतना डिस्टेंस कवर करने में उसको कितना टाइम लग रहा है वही हमने निकाल लिया। अब इसको टाइम से मल्टीप्लाई कर दो सिंपली, तो IA/λ/hc इंटू टाइम की जगह पे लिखूंगा 1 मिलीमीटर अपॉन 3 × 10⁸। इसको आपको सॉल्व करना है बस, ओके। I 100, ओके, एरिया कितना है 1 मिलीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है, तो 1 मिलीमीटर स्क्वायर दिया है ना एरिया, हाँ 1 मिलीमीटर स्क्वायर, 1 मिलीमीटर स्क्वायर, लैम्बडा कितना है 2640, H कितना है 6.6 × 10⁻34, C कितना है 3 × 10⁸ इंटू 1 मिलीमीटर अपॉन 3 × 10⁸। अब इसको सॉल्व करो, आपका आंसर आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर जो है आएगा, नज़दीक आएगा, ओके। देखो सॉल्व करते हैं, 100 है, देखो 1 मिलीमीटर स्क्वायर इंटू 1 मिलीमीटर, ये देखो 10⁻6 मीटर स्क्वायर हो जाएगा और 10⁻³ हो जाएगा, ठीक है। तो 100 इंटू 10⁻6 इंटू 2640 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई 6.6 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 इंटू 3 हो जाएगा 9, देखो 3 × 3 हो जाएगा 9, मल्टीप्लाई बाई 10⁸ 10⁸ 16 हो जाएगा, और 16 - 34 18 हो जाएगा, ठीक है, 10⁻18, ओके। ये बच रहा है ना नीचे, देखो इसको नीचे वाला सॉल्व कर लिया मैंने। तब क्या देखो पावर अगर अलग कर दूँ, पावर अलग कर दूँ तो क्या हो जाएगा, 100 को भी 10⁻² लिख लेता हूँ मैं, 100 को भी क्या लिख देता हूँ मैं 10⁻², तो पावर को अगर अलग कर दूँ तो हो जाएगा ऊपर क्या हो जाएगा 2 - 6 - 4 -4 -3 हो जाएगा -7, तो -7 + 18 -7 + 18,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 18 माइनस 7 कितना हो जाएगा, कुछ गड़बड़ नहीं किया है ना हमने, 16, ये हो जाएगा 10⁻⁻18, ऊपर आ जाएगा +18, ठीक है, और -9 + 2 -7 हो जाएगा, ठीक है। अपना आंसर किसमें निकालना है हमको, द नंबर ऑफ फोटॉन्स इन 1 मिलीमीटर क्यूब ऑफ द रेडिएशन, नंबर ऑफ फोटॉन्स, और 2 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, ये एंगस्ट्रॉम था तो हमने 10⁻10 लिखा नहीं, ये हमने मिस्टेक कर दिया था क्योंकि 2640 एंगस्ट्रॉम दिया था ना, तो इंटू -10 और हो जाएगा इसके अंदर, तो ये अपना वैल्यू आ रहा है 10, देखो ये हो जाएगा 10 अपना, तो यहाँ पे बचा सिर्फ 10 बचा है, ओके। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2640 डिवाइड बाई 6.6, 66 ले लेता हूँ इंटू 9, और यहाँ पे इंटू हो जाएगा 100, ओके। तो बस इसको हमको सॉल्व करना है, देखो ध्यान से, इसको सॉल्व करूँ अगर तो 66 4 डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा, 66 4 तो 44 डिवाइड बाई 9, 40 डिवाइड बाई 9 कितना होता है, 40 डिवाइड बाई 9 कर लो, 9 4 36, 4 बचा, 9 4 36, 4 बचा, ओके। 44.4 आ रहा है, मतलब 4.44 आ रहा है, 4.44, तो 4.44 इंटू 100, तो देखो 40 डिवाइड बाई 9 किया ना, अपना आंसर आ गया 444, तो सबसे नज़दीक किसके है वो, 442 के सबसे नज़दीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे 6.626 लेना चाहिए था ना, हमने 6.6 लिया, इसलिए 444 आ रहे हैं, ओके। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को प्रोसीड करो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 मिलीमीटर क्यूब के अंदर देखो आपको क्या पता है, सारे कॉन्सेप्ट पता हो तो भी हर क्वेश्चन नहीं बनता एग्जाम के अंदर, आपको क्वेश्चन एग्जाम के अंदर हर क्वेश्चन बने उसके लिए आपको सारे कॉन्सेप्ट नहीं, उसके सारे वेराइटी ऑफ क्वेश्चन देखना जरूरी है, ठीक है। अगर आप सारे वेराइटी ऑफ क्वेश्चन देखे होगे तो आपको वो कॉन्सेप्ट जरूर बन जाएगा। अगर आपको सारा कॉन्सेप्ट पता भी है तो भी गारंटी नहीं कि एग्जाम के अंदर आपका वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, वो क्वेश्चन तभी सॉल्व होगा जो आपने उसके जैसा क्वेश्चन कभी ना कभी देखा होगा, तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए होता है, क्लियर है। तो आपको सारे वेराइटी ऑफ क्वेश्चन देखना जरूरी है, इसलिए आपको डिफरेंट वेराइटी ऑफ क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ, ओके। अब इसको यहाँ से रफ कर देता हूँ मैं, इस तरह से इस क्वेश्चन को प्रोसीड करना था, ओके। तो देखो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन रहेगा जो कि डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट के बेस पे हैं। तो ऑलमोस्ट अभी जो है 10 क्वेश्चन ऑलमोस्ट रह गए हैं, तो एक काम करते हैं, बस आज की वीडियो को यहाँ पे स्टॉप कर देते हैं और इसके जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट वीडियो में ले लेंगे, बिकॉज ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और सारे क्वेश्चंस करेंगे तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। होप सो आज का वीडियो आपको समझ पड़ा होगा। अब जो रेडिएशन प्रेशर वाले क्वेश्चंस रह गए हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, बिकॉज ऑलमोस्ट 7-8 क्वेश्चन 9 क्वेश्चन रह गए हैं। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहें और भी क्वेश्चन सॉल्व करते रहें, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।